आज हम लोग बात करेंगे परसेप्शन के कुछ और हिस्से की, जिसमें 3D परसेप्शंस है, ठीक है, 4D परसेप्शन है, इसके अलावा आपका जो है वो क्या बोलते हैं, सब्लिमिनल परसेप्शन है, परसेप्चुअल विजिलेंस है, परसेप्चुअल डिफेंस है। ये सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग, ठीक है। डेप्थ परसेप्शन, जिसको हम लोग 3D परसेप्शन कहते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं तो रेटिना पर बनने वाला इमेज लंबाई गुने चौड़ाई दो ही होता है, ठीक है, गहराई नहीं होता है। रेटिना पर जो भी इमेज बनता है वो लंबाई गुने चौड़ाई ही बनता है, लेकिन हमको गहराई का परसेप्शन होता है, डेप्थ का परसेप्शन होता है। इसी डेप्थ परसेप्शन को हम 3D परसेप्शन के नाम से जानते हैं, 3 डायमेंशन, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों आएगा। 3D परसेप्शन, जिसको हम स्पेस परसेप्शन के नाम से भी जानते हैं, यह बताता है कि रेटिना पर 2 डायमेंशन के बनने के बावजूद भी हमको 3D परसेप्शन होता है, 3 डायमेंशन का परसेप्शन होता है। इसके लिए बताया गया कि दो तरह के क्यूज़ हैं, ठीक है, बाइनोकुलर क्यूज़ और मोनोकुलर क्यूज़। मोनोकुलर बोलते हैं एक नेत्रीय संकेत और बाइनो बोलते हैं दो नेत्रीय संकेत। तो कभी कभी एक नेत्रीय संकेत और कभी दो नेत्रीय संकेत जो है वो डेप्थ परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ज़्यादातर डेप्थ के लिए हम बाइनोकुलर क्यूज़ का ही इस्तेमाल करते हैं। मोनोकुलर क्यूज़ में बहुत डेप्थ परसेप्शन में बहुत एक्यूरेसी नहीं आती है। तो मोनोकुलर क्यूज़ एक ऐसा क्यू है जिसको एक आंख से भी हम रजिस्टर करते हैं और इसमें पिक्चोरियल क्यूज़ के नाम से भी हम इसको जानते हैं, पिक्चर। और पिक्चर कैसा होता है? 2 डायमेंशन। कोई भी फोटो देखिएगा तो 3D आपको नहीं दिखेगा। इसे व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से अर्जित करता है या सीखता है। यह संकेत दो प्रकार के होते हैं, मूवमेंट और नॉन मूवमेंट, ठीक है। एक में गति होगी, एक में गति नहीं होगी। तो बेसिकली जो थर्ड डायमेंशन है उसमें मोनोकुलर क्यूज़ और बाइनोकुलर क्यूज़ दोनों को देखा जाएगा, लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात करेंगे तो बाइनोकुलर क्यूज़ में डेप्थ ज़्यादा दिखेगा, गहराई ज़्यादा दिखेगी। इसीलिए मोनोकुलर क्यूज से क्या होता है, डेप्थ परसेप्शन उतना देखा जाता है सर, उतना अच्छा आपको नहीं दिखेगा जितना डेप्थ परसेप्शन दिखना चाहिए। बाइनोकुलर में। बाइनोकुलर में दिखेगा, मोनो में नहीं दिखेगा, साउथ में दिखेगा, मोनो में ठीक नहीं, है। एक आंख में नहीं दिखेगा, मेरे एक आंख से। मेरे आँख से जो इमेजेस बनता है वो सिंगल आइड है। अगर लेफ़्ट से बनेगा तो राइट से नहीं बनेगा, राइट से बनेगा तो लेफ़्ट से नहीं बनेगा, ठीक है। दोनों विज़न में इक्विटी नहीं है, जिसके वजह से हमको जो परसेप्शन होता है वो डेप्थ परसेप्शन नहीं होता है, नहीं होगा। ठीक है। तो जब भी हम 3D 5D 7D 9D देखते हैं हमको लगता है कि सब बराबर है ठीक है। हम 12D तक देखा है लेकिन हमको कोई भी डी में डेप्थ नहीं दिखा। चलिए, तो मूवमेंट और नॉन मूवमेंट की बात करते हैं। दो तरह के मोनोकुलर क्यूज़ में दो तरह के क्यूज़ देखे गए हैं, ठीक है। दो प्रकार है, एक मूवमेंट और दूसरा नॉन नॉन मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है। नॉन मूवमेंट में बहुत सारे हैं और मूवमेंट में सिर्फ एक है, ठीक है। एक या दो दो मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आते हैं इंटरपोजिशन या ओवरले। इंटरपोजिशन क्या है? मोनोकुलर क्यू है। मोनोकुलर क्यू में जब एक फिगर दूसरे फिगर को ढक लेता है, दूसरा तीसरे को ढक लेता है, तो इसके वजह से हमको डेप्थ परसेप्शन का ज्ञान होता है, ठीक है। जब वस्तुएं एक सीध में होंगी और एक साथ क्या करती हैं, अपारदर्शी होती हैं, यानी एक के बाद हम दूसरे को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, तो आगे के ऑब्जेक्ट पीछे के ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ढक लेते हैं। इसको ही इंटरपोजिशन कहा गया है। और इसी ढकने की वजह से क्या होगा, आगे की वस्तु जो होती है वो नज़दीक दिखाई देती है और पीछे की वस्तु दूर दिखाई देती है, ठीक है। ओवरलैपिंग की वजह से इसको ओवरले भी बोलते हैं या इंटरपोजिशन। एक जो है वो दूसरे को ढक रहा है, ठीक है।
इंटरपोजिशन क्यू द्वारा ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गहराई का ज्ञान तभी हो सकता है जब वस्तुएं करीब करीब एक सीध में हों। अगर एक सीध में होगा, ठीक है, तभी आपको इंटरपोजिशन के कारण क्या होगा, डेप्थ क्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आते हैं साइज ऑफ रेटिनल इमेज। रेटिना पर बनने वाला जो इमेज है, ठीक है, वो क्या होगा, उसके साइज में अगर अंतर होगा तो उसके वजह से भी हमको डेप्थ होगा। यानी दो बैलून अगर हम एक साथ करें, ठीक है, एक को बड़ा और एक को छोटा फुलाएं, ठीक है, तो बड़ा बैलून का इमेज रेटिना पर बड़ा बनेगा और छोटे का छोटा बनेगा, ठीक है। तो जब बड़ा बैलून और छोटा दोनों के साइज़ की वजह से उसमें दूरी अनुभव होने लगेगी। बड़ा बैलून आपको नज़दीक दिखेगा, छोटा बैलून आपको दूर दिखेगा, ठीक है। तो साइज ऑफ रेटिनल इमेज भी बहुत भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण, क्योंकि रेटिना पर बनने वाला इमेज अगर बड़ा बन रहा है तो चीज़ें नज़दीक दिखाई देंगी, और अगर रेटिना पर बनने वाला इमेज छोटा दिखाई दे रहा है तो चीज़ें दूर दिखाई देंगी। इसके बाद है लीनियर पर्सपेक्टिव। नाम सुना है आपने? जी सर। क्या होता है? जी, रेल की पटरी को अगर हम बस बस, बहुत दूर सही, से बहुत पैरेलल, सही। हाँ पैरेलल होता है। जी, लीनियर पर्सपेक्टिव वैसे फिनोमेनन को कहते हैं जिसमें समानांतर रेखाएं जैसे जैसे दूर होती हैं वैसे वैसे आपस में कन्वर्ज होती हैं। रेल की पटरी पर अगर आप खड़े होइएगा तो आपको दिखेगा कि वो आपस में जाके आगे मिल रही है, ठीक है। गहराई को आपका परसेप्शन, ऐसे गहराई का परसेप्शन होने लगेगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, गहराई तो होती नहीं है। पैरेलल लाइन कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं, मिलते हैं क्या? लेकिन हमको परसेप्शन ऐसा होता है ड्यू टू नहीं। लीनियर पर्सपेक्टिव, ठीक है, रेखीय संदर्भ में। अहमद भाई, इस पर कोई शेर है क्या? अगर हम अभी तो सुनाइए। अगर हम आपसे पूछ ले कि इस पर कोई शेर सुनाइए तो क्या कीजिएगा? नहीं याद है मुझे। तमाम आप ही सुना उम्र, दीजिए। हम सुना देते हैं। तमाम उम्र मेरे साथ साथ चलता रहा, अजीब शख्स था रूखा ना हम कलाम हुआ। साथ साथ चल रहा है लेकिन कहीं भी मिलेगा नहीं, ठीक है, मिलेगा नहीं। ठीक है। हम कलाम यानी कभी बात ही नहीं हुई, साथ साथ रहा परछाई की लेकिन, तरह सर, हैं, लीनियर परछाई की पर्सपेक्टिव तरह की सर। तरह, जी जी रेलवे की पटरी की तरह। जी। जी, बीच बीच में हम चुटकी ले लेते हैं ना। चलिए, इसके बाद टेक्सचर ग्रेडियंट है, ठीक है। टेक्सचर ग्रेडियंट कहते हैं कि यह एक ऐसा क्यू है जिसमें लीनियर पर्सपेक्टिव तथा साइज दोनों ही तरह के संकेत इंक्लूड होते हैं। जो टेक्सचर ग्रेडियंट है इसमें लीनियर भी है और साइज भी है, ठीक है। टेक्सचर से तात्पर्य वस्तु और उसके आकार में ग्रेजुअल चेंजेस से होता है। गिब्सन ने इसका प्रयोग किया था। टेक्सचर ग्रेडियंट में बहुत महत्वपूर्ण है। गिब्सन के अनुसार किसी वस्तु के गठन के तत्वों का आकार छोटा और डेंस होता है। देखिए, बहुत सिंपल सा है। जब रेगिस्तान का अगर आप बनाइएगा, ठीक है, अगर टेक्सचर जो है वो बहुत डेप्थ होगा तो आपको डिस्टेंस का पता चलेगा, ठीक है। और टेक्सचर अगर फैला हुआ है, दूर दूर है, तो आपको डिस्टेंस का पता नहीं चलेगा। तो टेक्सचर ग्रेडियंट में जब डेंसिटी देखी जाएगी, घनत्व देखा जाएगा, या आपस में बहुत नज़दीकी चीज़ होंगी, ठीक है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत करीब करीब होंगे, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, परसेप्शन कैसा होगा, डेप्थ का परसेप्शन होगा। आइडिया लग रहा है इसको कुछ? आइडिया कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी हाँ सर। इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। एक मिनट, एक मिनट।
की दीवार सर। देखिए हम एक एग्जाम्पल फिगर दिखा रहे हैं, देखिए दूर से एक जैसा, हाँ दिखा, जी सर। आधे दूर लगेगा कि दूरी दिखेगी, ठीक है, दूरी दिखेगी आपको, ठीक है, आधे दूर में डेंसिटी ज़्यादा है तो आपको दूरी दिखेगी, और वही इसको हम फैला देंगे, ठीक है, सेम स्टिमुलस को हमने क्या किया, फैला दिया दूसरे फिगर में, देखिए, ठीक है, तो आपको डेंसिटी नहीं दिखेगी, ठीक है, दूरी का ज्ञान आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो फिगर बताता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट में डेंसिटी आ जाएगी, चीज़ें आपको क्या होगी, गहराई का पता चलने लगेगा, ठीक है, दूरी का पता चलने लगेगा। तो रेगिस्तान में जनरली जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आपको उस तरह का फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको बोला गया है टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट में इसमें लीनियर पर्सपेक्टिव भी शामिल होता है और साथ साथ साइज ऑफ रेटिनल इमेज भी शामिल होता है। एक मिनट आप लोग सुनिएगा बस। हेलो हाँ बिजी हो, मैम, पढ़ा रहे थे, बोलिए ना। फ्री हो गए? नहीं, पढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं, बोलिए ना। हम देखा है ठीक वो, है, बात करते हैं। हाँ हम वो देखा है, उसमें बहुत सारा गड़बड़ है, कमी है, हाँ वो उसको ठीक एक करना लड़की का होगा। दिए हुए दिखाते हैं। हाँ दूसरी बात, कोई आर्टिकल रेडी है मेरे लिए, मेरा पब्लिश करना है वही रिव्यू में, हाईलाइट रिसर्च हाईलाइट्स में। अच्छा सर ठीक को है, तो बताया उसी ठीक है, हम अभी दे दे, अभी 3 दिन टाइम है। अच्छा 3 दिन ठीक, टाइम है तो दे दो मेरी तरफ से। ठीक है मैम, हम भेज देंगे। बोले संडे तक दे रहे से छाप देंगे वो। ठीक, हम 22 करके के भेज देंगे। सितंबर वाले 22। ठीक है, हम करके भेज हाँ देंगे। ठीक है ना, ठीक, रिसर्च हाईलाइट्स हमको दिखा देना हमको। ठीक, हम आपको भेज ठीक देंगे है, पहले। हाँ चल ठीक है, अभी काम करो, बहुत ठीक, रात तक पढ़ाते हो भाई। हाँ ठंडा कुछ 11 करने बज जाता है। हाँ बाप रे बाप, इतना एकदम खाना पीना खाओ अच्छे से, कुछ ड्राई फ्रूट्स खाया करो भाई, अच्छा समझिए। रोटी चावल कम खाओ। हमारी कुछ स्टूडेंट हैं जो भेज देती हैं ड्राई फ्रूट। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो हम हमसे अच्छे टीचर बने तो अच्छे स्टूडेंट, देखो तुमको अच्छे स्टूडेंट मिला, अच्छे टीचर बने तब ना सब खिला रही है। हम लोग तो आजकल खा रहे वो अखरोट, अखरोट बादाम से एक रोटी खा लिया करो, जाड़े जाड़े में फायदा करता है खास अच्छा ठीक है मैम। कर, समझे। हाँ इतना खट रहे, दिमाग का काम कर रहे हो तो खा लिया करो, बादाम खा लिया करो ना, ठीक है किशमिश मैम। वगैरह तो। हाँ चलो खुश हाँ, हम तंदुरुस्त थोड़ा सा रहो। क्लास ले लें, मैं फिर बात करते हैं आपसे। अल्लाह, हम सोचे ठीक, फ्री हो गए। हाँ चल फिर, ठीक, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। अल्लाह। हेलो, चलिए हम लोग बात कर रहे थे टेक्सचर ग्रेडियंट के बाद शैडोइंग की। तो शैडोइंग कोई बता सकता है क्या? ये भी एक मोनोकुलर क्यूज है जिसमें व्यक्ति को डेप्थ तथा डिस्टेंस का परसेप्शन होता है शैडो की वजह से। जब हमारी परछाई जो है, किसी चीज़ की परछाई की वजह से आपको डेप्थ या डिस्टेंस का पता चलेगा। जब एक वस्तु का शैडो किसी दूसरे वस्तु पे पड़ता है तब जाके आपको क्या होता है, शैडो की वजह से डिस्टेंस का या गहराई का पता चलेगा। इसके बाद एरियल पर्सपेक्टिव है, ये सब मोनोकुलर क्यूज है, ठीक है। तो एरियल पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि इसका संबंध लाइट से है, रोशनी से। हवा में जैसे जैसे रोशनी आगे बढ़ती है वैसे वैसे वायु में उपस्थित जो धूल कण हैं और जो नमी है उसके कारण रोशनी में धुंधलापन शुरू हो जाता है। जैसे जैसे रोशनी धुंधली होती चली जाएगी, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग जब देखिएगा तो सूरज की किरणें बहुत साफ, बहुत अच्छा आपको दिखेगा, ठीक है, हर चीज़ें आपको डेप्थ दिखेंगी। लेकिन जैसे जैसे ही एरियल पर्सपेक्टिव में जाइएगा, धूलकण और नमी जैसे जैसे होगी वैसे वैसे लाइट का क्या होगा, लाइट की वजह से लाइट जो है वो डीम होता जाएगा और चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं दिखेंगी, यानी परसेप्शन में डेप्थ नहीं दिखेगा। इसीलिए जब इंडिया के बाहर जहाँ पर धूल कण नहीं है, ठीक है, जहाँ पर बर्फबारी या जहाँ के मौसम बहुत क्लाइमेट बढ़िया है, वहाँ की तस्वीर आप देखिएगा तो लगेगा कि डेप्थ कोई भी, अगर आप फ़ोटो भी खींच रहे हैं तो उसमें भी आपको गहराई दिखेगी। लेकिन अपने यहाँ गहराई वाला भी फ़ोटो खींच लीजिएगा तो उसमें 2D परसेप्शन होगा। तो एरियल पर्सपेक्टिव में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ये लाइट से रिलेटेड है और लाइट जैसे जैसे हवा में ट्रैवल करेगा वैसे वैसे वो धूल कण और नमी के संपर्क में आएगा तो डेप्थ परसेप्शन हमारा कमज़ोर पड़ता चला जाता है।
इसके बाद रिलेटिव ब्राइटनेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, बताइए रिलेटिव ब्राइटनेस में क्या है? इसमें तो वही ना सर, चमकीली वस्तु जो होता है वो ज्यादा अच्छा, लाइट से एक कम चमकीली वस्तु, एक ज़्यादा चमकीली वस्तु, हाँ दोनों अगर एक जगह रखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा? ज्यादा चमकीला होगा के नजदीक नजर आएगी, ज़्यादा दूर चमकीली कम वस्तु दूर नजर हमको आएगी। ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, हमारा उसका परसेप्शन इक्विटी बहुत साफ होगा और वो हमको नज़दीक दिखाई देगा बनिस्पत के कम चमकीली वस्तु चमकीला। के, ठीक है। एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, वातावरण का जो पर्सपेक्टिव है, इस संकेत के अनुसार जो ऑब्जेक्ट होरिजोन के नज़दीक होता है उसे व्यक्ति तुलनात्मक रूप से अधिक दूरी पर परसीव करता है। हॉरिजन किसको बोलते हैं? वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल ऐसे है, कैसे है? खराब सेकंड वाला सर, ये वाला, ऐसे वर्टिकल जी, और ये हॉरिजॉन्टल। तो ये बता रहा है कि हॉरिजेंटल के करीब, यानी आधार के करीब जो चीज़ें होंगी, ठीक है, वो हमको नज़दीक लगेंगी, और जो वर्टिकल होंगी वो हमको दूर लगेगी, दूर दिखाए। ठीक है। चलिए, इसके बाद काइनेटिक डेप्थ क्यू है। काइनेटिक डेप्थ क्यू में क्या बताता है? काइनेटिक किसको बोलते हैं? मूवमेंट को, गति से रिलेटेड है। इस संकेत का संबंध ऑब्जेक्ट के गति से होता है। जब ऑब्जेक्ट स्थिर होता है तो फ्लैट दिखाई पड़ता है, परंतु जब उसमें मोशन होता है तो उसमें डेप्थ दिखाई देगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए तो। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए कि ऑब्जेक्ट जब स्थिर है तो वो 2 डायमेंशन, और ऑब्जेक्ट में अगर मोशन आ गया तो वो 3 डायमेंशन। अरे कितने लोगों ने झूला झूला है? झूला झूला है ना मेला में? जी सर। मेला में झूला जब लटका हुआ रहता है तो आप देखिएगा कि वो बिल्कुल आपको सीधा दिखाई देगा, ठीक है, डेप्थ नहीं दिखाई देगा। तो मोशन जैसे जैसे शुरू होगा उसमें डेप्थ दिखाई देने लगेगा, अंदर जो होगा हॉलो दिखने लगेगा। तो जहाँ पर डेप्थ की बात आएगी वहाँ पर इसमें बताया गया है कि काइनेटिक, गति के कारण आपको कोई चीज़ में गहराई दिखेगी। क्लियर है? जी सर। इसके बाद हम लोग आते हैं मोनोकुलर से बाइनोकुलर में। बाइनोकुलर यानी दो नेत्रीय संकेत, जिसमें दोनों आँखों का इन्वॉल्वमेंट होगा। दोनों आँखों की वजह से हमको क्या होगा? डेप्थ परसेप्शन होगा। 3 ही चीज़ इसमें आता है: अकोमोडेशन, कन्वर्जेंस और रेटिनल डिस्पायरिटी। अकोमोडेशन क्या है? समायोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं। इस क्यू को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मोनोकुलर क्यूज भी माना है। ये मोनो में भी आता है, बाइनो में भी आता है, ठीक है। आँखों के लेंस की वक्रता को कम या ज़्यादा करना समायोजन है। जब हमारा आँख किसी बड़े ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो क्या करता है? आँख का पुतली फैल जाता है। फैल जाता है। सही में? पक्का? कंफ्यूज हो गए सारे लोग। नहीं सर, दूर में जो सिकुड़ जाएगा, फैल जाता है ना। दूर में सर दूर होगा तो सिकुड़ जाएगा। जब रेटिना और पर नजदीक होगा बनने तो वाला इमेज बड़ा होगा, ठीक है, तो आँखों का लेंस क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है। यानी नज़दीक की चीज़ जब रेटिना पर हमारा इमेज बड़ा बन रहा है, यानी नज़दीक कोई चीज़ हमको दिख रही है, तो रेटिना का जो ये लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाएगी। और जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, रेटिना पर बनने वाला इमेज छोटा होता है, तो क्या होता है? सिकुड़ जाती है। इसी को अकोमोडेशन कहा गया है, ठीक है। और जब हम नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं तो आँख की पुतली फैल जाती है, और दूर के ऑब्जेक्ट के लिए आँख की पुतली सिकुड़ जाती है। इसी की वजह से व्यक्ति को डिस्टेंस या डेप्थ का परसेप्शन होता है। इसी को लेंस अकोमोडेशन कहा गया है, और इसका रेंज जो होता है 20 से लेके 300 सेंटीमीटर होता है।
20 से 300 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर तक हम लोग का आँख काम करेगा। ठीक है, इमेज देखने में नज़दीक का, और मैक्सिमम दूरी में जब हमारी आँख की पुतली क्या होगी, सिकुड़ेगी, छोटी होगी, तो वहाँ पर 300 सेंटीमीटर, उसके बाद वो आँख नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हमको दूर की चीज़ देखनी है तो ना आँख सिकुड़ना है ना आँख फैलना है, नॉर्मल स्टेट में होगा। यानी जो रेंज है हमारा वो 20 से लेके 300 सेंटीमीटर के बीच में है। यानी 300 सेंटीमीटर का मतलब 3 मीटर। 3 मीटर के बाद आगे दूरी ज़्यादा देखेंगे, 3 मीटर से ज़्यादा, तो हमको आँख सिकोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है? यह आई बॉल से रिलेटेड है, आँख की पुतली से रिलेटेड है। जब व्यक्ति आई बॉल पूरा आँख का बॉल जो है, इसमें बताया कि जब व्यक्ति नज़दीक की चीज़ों को देखता है तो आँख क्या करता है? कन्वर्ज, आगे की तरफ, नज़दीक में जब नज़दीक की चीज़ देखेंगे ना तो दोनों आँख क्या होगा? नज़दीक की तरफ झुक जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। और जब दूर की चीज़ें देखेंगे तो आँख बाहर की तरफ फैलेगा। ठीक है, आँख का जो पूरा सर्किल है वो बाहर की तरफ जाता है दूर की चीज़ों के लिए। तो इसमें बताया गया जब व्यक्ति नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखता है तो आई बॉल कन्वर्ज करता है, और जब दूर की चीज़ों को देखता है तो आई बॉल डाइवर्ज करेगा। ठीक है, डाइवर्जेंस देखा जाएगा, और इसी के वजह से व्यक्ति को 3D परसेप्शन होता है। इसके बाद है रेटिनल डिस्पायरेटरी। यही वो बीमारी है जो हमारे आँख की बीमारी है, जिसके वजह से हमको 3D परसेप्शन नहीं होता है। रेटिनल डिस्पायरेटरी में कहा गया है कि दोनों आँखों के रेटिना पर बनने वाला इमेज क्या होता है? दोनों आँखों से जो रेटिना पर बनता है इमेज वो अलग अलग बनता है। इसमें थोड़ी सी विभिन्नता पाई जाती है, और इसी को रेटिनल डिस्पायरेटरी कहा गया है। यानी एक आँख से जो इमेज बन रहा है, दूसरे आँख से जो इमेज बन रहा है, उसमें थोड़ी सी भिन्नता होती है। दूर की वस्तु का परसेप्शन करते समय ये डिस्पायरेटरी कम हो जाता है। ठीक है, ये जो विभिन्नताएं हैं, दूर की चीज़ों को जब हम देखेंगे तो ये विभिन्नताएं कम होंगी, और जब नज़दीक की चीज़ों को देखेंगे तो ये विभिन्नताएं ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से व्यक्ति को 3D परसेप्शन क्या होता है? अलग अलग इमेज बन रहा है। ठीक है, तो अलग अलग इमेज बनने से क्या होगा? कहीं पर तो वो मैक्सिमम जाके मिलता है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन दोनों आँख के इमेजेस जो हैं एक ब्रेन में एक जगह जाके मैच करते हैं, मैचिंग है। दोनों आँख से निकलने वाला इमेज रेटिना पर जो बन रहा है वो एक जगह जाके कहाँ मिलता है? ये क्रॉस करता है रेटिना पर। बाएं आँख से निकलेगा, दाहिने आँख से जो इमेजेस बनेंगे वो ब्रेन ऐसे क्रॉस करता हुआ जाता है और वहाँ जाके ब्रेन के इस पर बनता है। तो ये डिफरेंसेस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, डेप्थ परसेप्शन उतना ही कम होगा। ठीक है, और यही डिफरेंसेस हमारा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमको डेप्थ परसेप्शन नहीं होता है। इसके बाद हम लोग कर लें परसेप्चुअल डिफेंस की बात। ठीक है, परसेप्चुअल डिफेंस कौन बताएगा? सर इसमें इमोशनल वर्ड जो होगा ना उसको जल्दी, उसको मतलब देर से परसीव करेगा वो। डिफेंस का मतलब मेरा आवाज बचाना, बचना चाहेगा वो। बस सिंपल सा है। डिफेंस में हम क्या करते हैं? स्टिमुलस को देर से परसीव करते हैं, विजिलेंस में जल्दी करते हैं। ठीक है, और दोनों में इमोशनल और थ्रेटनिंग वाले वर्ड याद रखिएगा। थ्रेटनिंग देने वाले शब्द या इमोशनल वर्ड या अनस्टेबल करने वाले वर्ड जो होंगे, ठीक है, या लो वैल्यू के वर्ड होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ों को व्यक्ति क्या करता है? देर से परसीव करता है। अगर देर से परसीव करता है, जानबूझ के डिले कर रहा है परसीव करने में, तो ये परसेप्चुअल
विजिलेंस। डिफेंस हो गया। नहीं सर, हाँ, डेट की तरह से डिफेंस वेरी गुड, परसेप्चुअल परसेप्चुअल डिफेंस होगा। डिफेंस। और विजिलेंस डिफेंस, होगा, ठीक जल्दी है, कर लेगा, वो बचा रहा है। और परसेप्चुअल विजिलेंस में क्या होगा जल्दी करेगा। कि जल्दी चिंता परसेप्शन और करेगा। थ्रेट उत्पन्न करने वाले शब्दों को व्यक्ति बहुत जल्द परसीव करता है। तो आपकी पर्सनालिटी हम कहाँ रखें, परसेप्चुअल डिफेंस वाले पर्सनालिटी में या परसेप्चुअल विजिलेंट में? विजिलेंस में सर। विजिलेंस। विजिलेंट में हाँ, क्यों? थ्रेटनिंग वाले शब्द बहुत जल्दी परसीव कर ले रहे हैं आप लोग, या इमोशनल वर्ड का परसेप्शन बहुत जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप इमोशनली अनस्टेबल बहुत जल्दी हो जाइएगा, तो विजिलेंट रहना छोड़ दीजिए। क्योंकि सड़क की गाली किसकी, जो मुड़ के देखे उसकी। तो बहुत ज़्यादा विजिलेंट होइएगा, ठीक है। हर बातों को आप इमोशनली टच कीजिएगा तो क्या होगा, इमोशनली डिस्टर्ब होइएगा, ठीक है। तो परसेप्चुअल विजिलेंट वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। डिफेंस वाला व्यक्ति बहुत उस्ताद है, वो थ्रेटनिंग वर्ड को लेता ही नहीं, अच्छा नज़रअंदाज करो जी, हटाओ इसको यहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मोटा चमड़ा है, ठीक है। तो विजिलेंट नहीं बनना है, डिफेंसिव बनना है। बहुत ज़्यादा सतर्क होइएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो आपको थ्रेटनिंग वाले वर्ड्स हैं, थ्रेटनिंग वाले सिचुएशंस हैं, या जो आपका क्या बोलते हैं, इमोशनल वर्ड है या इमोशनल चीज़ों पर आपका रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, ठीक है। और परसेप्चुअल थ्रेशोल्ड इसका बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें परसेप्चुअल थ्रेशोल्ड कम होने के बावजूद भी हम इसको क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती परसीव कर रहे हैं, ठीक है। और डिफेंस में क्या होता है, परसेप्चुअल थ्रेशोल्ड हाई होगा कि लो होगा, हाई होगा कि लो होगा, लो लो ना हो हाई सर। थ्रेशोल्ड हाई हो जाएगा ना, हाई होगा। सीमा ऊंची हो जाएगी, कितनों बढ़ा रहा है हम उसको ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि यहाँ परसेप्चुअल थ्रेशोल्ड विजिलेंस में कम होगा और वहाँ पर हाई होगा। डिफेंस में ऊंचा होगा, हाई हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर ले सबलिमिनल परसेप्शन की। सबलिमिनल परसेप्शन क्या है, चेतन स्तर के नीचे, ठीक है, चेतना के नीचे। वहाँ लो की बात हुई थी, यहाँ चेतन स्तर के नीचे की बात है, ठीक है। यानी सब कॉन्शियस की बात हो रही है कि चेतन स्तर के नीचे के परसेप्शन को भी व्यक्ति क्या करता है, परसीव कर लेता है। परसेप्शन को अवचेतन परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वीटेकर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसी को याद है क्या? सर आपने बताया था ईट, कोका कोला का एक हाँ वेरी गुड, ईट पॉपकॉर्न, ड्रिंक कोको कोला। बहुत ही इंटरवल में, बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए प्रोजेक्टर से उसको डिस्प्ले किया गया, लेकिन लोगों ने उसका परसेप्शन किया और देखा गया कि इंटरवल में कोको कोला और पॉपकॉर्न की बिक्री बहुत बढ़ गई। किसको पकड़ा खांसी, फोन पे भी पकड़ लेता है, समझ जाइएगा। खराब मौसम है, बर्फबारी हो रही है, समझ। अरे बहुत बुरा हाल है, आज तो बहुत खराब हालत है ना। बहुत सब। एक चीज़ और हम लोग बात कर लें कॉग्निटिव स्टाइल की, ठीक है। कॉग्निटिव स्टाइल जिसको हम लोग विटकिन 1975 ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि पर्सनालिटी स्टाइल या कॉग्निटिव स्टाइल की चर्चा उन्होंने अपने अध्ययन में की, और इसके आधार पर दो तरह की पर्सनालिटी को उन्होंने बताया, फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी। तो कॉग्निटिव स्टाइल है कि चीज़ों को हम कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, परसेप्शन से ही रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम एज ए होल किसी चीज़ को देख रहे हैं या पार्टिकुलर किसी चीज़ को उसमें से निकाल के देख रहे हैं, तो दोनों ही पर्सनालिटी हमारी अलग अलग होगी। इसके लिए उन्होंने इम्बेडेड फिगर का इस्तेमाल किया। इम्बेडेड फिगर वैसे फिगर को बोलते हैं जिसमें एक आकृति होती है और उसके अंदर एक आकृति छुपी होती है, जो कि हमारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसी में छुपा होता है और आपको ढूंढना होता है, ठीक है। अगर आपने ढूंढ लिया उसको, तो आप फील्ड इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं।
और अगर उस फिगर को आपने नहीं ढूंढा, आप नहीं ढूंढ पाए, ठीक है, क्योंकि सेम होता है, आपको ढूंढना होता है कि वो कहाँ है। अगर नहीं ढूंढ पाए तो आप फील्ड डिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं। और फील्ड डिपेंडेंट पर्सनालिटी कैसी होती है, कौन बताएगा? फील्ड डिपेंडेंट वाले व्यक्ति दूसरों पर डिपेंड होते हैं, सोशली अपनी उत्तम छवि बनाने का प्रयास करते हैं और कन्फर्मिटी दर्शाते हैं। जो चीज़ है कन्फर्म है, ठीक है, उसके साथ वो कन्फर्मिटी दर्शाएंगे, ठीक है। और सेंसिटिव भी होते हैं, यानी चार चीज़ें, चार कैरेक्टर्स हैं। सेंसिटिव हैं वो, कन्फर्मिटी दिखलाएंगे, ठीक है, और अपना सोशली अच्छा छवि बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसीलिए उनको फील्ड डिपेंडेंट कहा गया है। इंडिपेंडेंट वाली पर्सनालिटी कैसी होगी? इम्पल्सिव, आवेग में रहेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा, सोशली डिपेंडेंट नहीं है, लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है, तथा इंडिविजुअलिस्टिक नेचर के होते हैं। उनका पर्सनालिटी क्या होगा? इंडिविजुअलिस्टिक होगा, वैयक्तिक पर्सनालिटी होगी, अपने ऊपर सारा कुछ लेगा। और इस तरह के व्यक्ति क्या करते हैं? चीज़ों को बहुत ही एनालिटिकल ढंग से देखते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को, इसीलिए वो फिगर में से क्वेश्चन फिगर को ढूंढ निकालते हैं या प्रॉब्लम फिगर को ढूंढ निकालते हैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, क्लियर है? यस सर। जो लोग, अगर आपको चेक करना है कि किसी चीज़ में किसकी पर्सनालिटी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक पेज उसको लिखा हुआ दे दीजिए और 10 गलती उसमें कर दीजिए। कहिए कि ज़रा सा गलती हमको देखना है कि गलती इसमें कहाँ है, ज़रा सा आप इसको चेक कर लीजिए। अगर वो सारी गलती ढूंढ देता है। सर कॉग्निटिव स्टाइल का क्या हैं? डिफरेंस है? कॉग्निटिव स्टाइल, हाँ, यही तो बता रहे थे अभी। हाँ हाँ, फिर से एक बार बता दीजिए सर। पर्सनल कॉग्निटिव स्टाइल, जिसको हम पर्सनालिटी स्टाइल के नाम से भी जानते हैं, विटकिन 1975 में इस पर काम किया और अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि पर्सनालिटी जो है कॉग्निटिव स्टाइल जो है वो दो तरह का होता है, फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट। तो फील्ड डिपेंडेंट, इसके लिए उन्होंने एक एम्बेडेड फिगर का इस्तेमाल किया। इस एम्बेडेड फिगर में उन्होंने बताया कि एक फिगर होगा जिसके अंदर प्रॉब्लमेटिक फिगर छिपा हुआ होगा, और उन्होंने प्रॉब्लमेटिक फिगर को दिया कि इसको ढूंढना है। जो व्यक्ति उसको ढूंढ निकालेगा वो फील्ड इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होगी, और जो नहीं ढूंढ पाएगा वो फील्ड डिपेंडेंट पर्सनालिटी होगा। तो फील्ड डिपेंडेंट पर्सनालिटी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सोशली अपनी छवि बनाने की कोशिश करेगा, दूसरों पर निर्भरता दर्शाएगा 2, और सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव होगा 3, और चौथा है, चौथा इंडिविजुअली वो कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी दर्शाएगा, ठीक है। ठीक कि ओके ओके ठीक है, ठीक है। तो है सर। और फील्ड इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी कैसी होगी? सोशल निकालेगा, इंडिविजुअलिटी देखा जाएगा उसमें, इंडिविजुअलिटी इम्पल्सिव देखा जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट देखा जाएगा। वहाँ सोशली डिपेंडेंट है, दूसरों पर डिपेंड है, यहाँ सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है, और एनालिटिकल है, एनालाइज करेगा किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसके भी 4 कैरेक्टर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट। परसेप्शन में हम लोग के कुछ चीज़ें और बची हुई थी जो हम लोग नोट किया था, लेकिन काम हम लोग कर नहीं पाए। एक्स्ट्रा सेंसोरी परसेप्शन, साइकोकाइनेसिस, एक और था क्रेवियंस करके था कुछ। अच्छा, देख लेंगे ये, है ना। 3 चीज़ें छोटी सी जिसको पारा साइकोलॉजी में रखा गया है। और कुछ बच रहा है क्या? हाँ, फिगर नहीं, ये बता क्या नाम है, कंसिस्टेंसी, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, ये तो
सिंपल है सर, ज्यादा तो कुछ का नहीं है, फिजिकल इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया जाए। फिजिकल इन्वायरमेंट के चेंज होने के बावजूद हमको किसी ऑब्जेक्ट परसेप्शन का ऑफ परसेप्शन एज इट इज़ होता है। ठीक है, दरवाज़ा खुला हो या बंद हो, परसेप्शन कैसा होगा? दरवाजे के रूप में। दरवाजा का ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस के बदलने के बावजूद भी अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट का परसेप्शन, ठीक है, सेम होता है तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कौन सी कंसिस्टेंसी? परसेप्शन कंसिस्टेंसी। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। इसके अलावा कुछ चीज़ें और थी। ठीक है, फॉर्म परसेप्शन, आकार परसेप्शन है, और पैटर्न रिकॉग्निशन है। ठीक है, तो फॉर्म Pattern परसेप्शन में बताए, हाँ, रिकॉग्निशन से तो वही ना था सर, जो नीड से रिलेटेड हम पैटर्न को चेंज कर लेते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब है पैटर्न की पहचान करना। ठीक है, तो अभी बताते हैं, एक मिनट पहले फॉर्म परसेप्शन की बात कर ले कि फॉर्म परसेप्शन क्या है। कि जब हम किसी स्टिमुलस को परसीव करते हैं तो उसे एक विशेष पैटर्न के रूप में देखते हैं। ठीक है, जब किसी चीज़ को एक पैटर्न के रूप में हम देखते हैं तो इसको हम फॉर्म परसेप्शन कहते हैं, और इसके 3 कंपोनेंट हैं: कंटूर, फिगर एंड बैकग्राउंड और ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 की वजह से हमको क्या होता है? फॉर्म परसेप्शन होता है, किसी चीज़ का आकार हमको दिखेगा। कंटूर बोलते हैं लाइट या ब्राइटनेस में कमी को। ठीक है, ब्राइटनेस में अचानक परिवर्तन आ जाए, उसकी वजह से चीज़ें हमको फिगर के रूप में दिखती हैं। ठीक है, या हम उसके फॉर्म के रूप में उसको देखते हैं। दूसरा था फिगर और बैकग्राउंड। ठीक है, तो वो आप हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिगर क्यों दिखता है, बैकग्राउंड क्यों दिखता है। और ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नियम हैं। तो फॉर्म परसेप्शन में जब किसी वस्तु के आकार का परसेप्शन करते हैं तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य भूमिका होगी, फिगर ग्राउंड की मुख्य भूमिका होगी, और साथ में कंटूर यानी ब्राइटनेस की भी मुख्य भूमिका होगी। तो ये 3 है फॉर्म परसेप्शन की बात। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लें पैटर्न रिकॉग्निशन की। पैटर्न रिकॉग्निशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उत्तेजना से प्राप्त, किसी स्टिमुलस की उत्तेजना से प्राप्त जानकारी को हम मेमोरी से मैच कराते हैं। ठीक है, कोई उत्तेजना आपको मिली, कोई स्टिमुलस मिला, और उसको हमको क्या करना है? मैच कराना है मेमोरी से। हमारे मेमोरी में है, वो मैच करेगा। ठीक है, तो पैटर्न का रिकॉग्निशन हो जाएगा, पहचान हो जाएगी। और अगर नहीं मैच करता है तो हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके लिए 2 प्रोसेस अपनाते हैं, बॉटम अप और टॉप डाउन। बॉटम अप यानी नीचे से स्टिमुलस से जाएगा ऊपर। ठीक है, सेंसोरी स्टिमुलस जो है कहाँ जाएगा? उच्च स्तर पर लाया जाता है जहाँ इसका एक अर्थ, एक संदर्भ प्राप्त हो सके। यानी स्टिमुलस से उसको हाई लेवल पे ले जाते हैं, और टॉप डाउन में क्या करते हैं? हाई से लो लेवल पर। ठीक है, क्लियर है ये? जी सर। परसेप्शन करीब करीब हम लोग का पूरा थ्योरी भी हो गई, एटकिंसन शिफ्रिन की थ्योरी हो गई, हेब की थ्योरी हो गई थी, गेस्टाल्ट थ्योरी हो गई थी, हल की थ्योरी भी थोड़ी हम लोग परसेप्शन में चर्चा कर चुके थे, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। तो परसेप्शन करीब करीब हम लोग का कंप्लीट। किसी को दिक्कत? नहीं सर। परसेप्शन में 3 चीज़ रह गई, पैरासाइकोलॉजी वाली, एक्स्ट्रा सेंसोरी परसेप्शन, और एक था वो साइकोकाइनेसिस। एक चीज़ और हम लोग छूट रहा है, मोशन पैरेलैक्स। क्या है ये? मोशन पैरेलैक्स में बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट हमारा स्थिर है और दूसरी वस्तु गतिशील है। ठीक है, यानी हम ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, तो सब चीज पीछे हाँ चलता हुआ दिखाई देगा मोशन में। तो ट्रेन में हम बैठे हैं, ट्रेन मूव कर रही है, और चलता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? वो जो भी ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट, वातावरण दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधा खेत सब दौड़ता दिख रहा है। ठीक है, तो मोशन पैरेलैक्स में जो चीज़ गतिशील होती है वही आपको स्थिर लगती है, और
जो चीज स्थिर है वो आपको गतिशील मालूम होती है। क्यों ऐसा? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन की वजह से सिर्फ, ठीक है। मोशन पैरालैक्स में डायरेक्शन की वजह से ऐसा हमको दिखता है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम गतिशील होने के बावजूद भी क्या होते हैं, बाहर की चीज़ें हमको मोशन में दिखाई देती हैं, जबकि मोशन में हम हैं। कितने लोग बता सकते हैं कि सूरज कहाँ से उगता है और कहाँ डूबता है? सर सूरज कहीं से उगता नहीं और कहीं से वो डूबता बता नहीं। चुके हैं सर कि स्टैटिक है। आप आई क्यों चेंज तो कर ये चुके ये पता चल गया ना कि स्टैटिक है। सूरज अपनी जगह है, घूम कौन रहा है? धरती हम लोग घूम रहे हैं ना, गोल 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 गोल, ठीक है। जी। तो ये एग्जाम्पल भी आप दे दीजिएगा। मोशन पैरालैक्स में घूम हम रहे हैं, अब बताते हैं कि सूरज घूम रहा है, पूरब में निकला, पश्चिम में डूबा। दिस इज ए पार्ट ऑफ इल्यूजन ना। नहीं, इल्यूजन नहीं है ये क्या है तो? ये मिसकंसेप्शन है। आपको बचपन से पढ़ाया गया कि इल्यूजन का डेफिनेशन ही मिसपरसेप्शन है सर। नहीं, तब क्या है सर? इल्यूजन की परिभाषा कौन देगा? मिस परसेप्शन अगर कहें तो मिस परसेप्शन आप कैसे कीजिएगा इसको? परसेप्शन में हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इल्यूजन का मीनिंग ही मिसपरसेप्शन है अच्छा सर। ठीक है, तो हम परसेप्शन में कैसे इसको रखेंगे? हम मिसपरसेप्शन हम मतलब सूरज और object चांद तो है। नहीं समझ रहे हैं ना। नहीं, ऑब्जेक्ट मोशन एक इल्यूजन है ना सर। यहाँ हम मोशन ही की उसे बात कर रहे हैं मोशन में ना। समझ रहे देखिए हैं, जैसे मोशन चांद को पैरालैक्स की बादल बात, में देखना। देखिए वही तो बता रहे हैं कि ये मोशन पैरालैक्स है, ठीक है। जो चीज़ स्थिर है वो हमको गतिशील लग रही है, और जो चीज़ गतिशील है वो हमको स्थिर लग रही है। तो ये इल्यूजन नहीं है, इसको मोशन पैरालैक्स, मोशन की वजह से लग रहा है ना ये। आप लोग एक बार पढ़ लें। टाइप ऑफ इल्यूजन। हाँ ठीक है, टाइप ऑफ इल्यूजन में क्या पढ़िएगा? मोशन वाला है इल्यूजन। आप एक बार देखें सर। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। तो एक हम लोग इल्यूजन भी कल देख लेंगे, ठीक है। ठीक है। इल्यूजन के टाइप कौन कौन से हैं? वर्टिकल इल्यूजन है, हॉरिजेंटल इल्यूजन है, वो अभी जो हम लोग पैरेलल लाइन वाला पढ़े थे, क्या बोलते हैं उसको? लीनियर है, ठीक है। मूलर लायर इल्यूजन है, पोन्जो इल्यूजन है। उसमें कहीं भी आपको मोशन इल्यूजन नहीं मिलेगा सर। यस सर, कहीं नहीं है। ओके, मैं भेज दूंगा सर। जरूर, थैंक यू। एक वो गोल गोल घूमने वाला था जिसका वुंट का था, वो भी इल्यूजन था जिसमें गोल गोल था। लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि एक के मोशन की वजह से दूसरे में हमको गति दिख रही है, तो ये मोशन पैरालैक्स का एक अच्छा उदाहरण है। अगर हम लोग मोतीउर रहमान सर को रहमान सर समझ लें, मधेपुरा वाले, तो ये इल्यूजन होगा। ठीक है, स्टिमुलस है। चलिए देखिए, हम अपना क्लास यहीं कर रहे हैं। सर आए हैं, सर से अगर किसी को कुछ पूछना था तो यहाँ से आप लोग कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। बताइए, सर से किसी टॉपिक पर किसी को कुछ पूछना था, आप लोग ज़बरदस्ती बुलवाया है सर को। वो मार्केट में थे, उनको ज़बरदस्ती लाया गया है घर। मार्केट में 10 बजे। अच्छा हुआ ना इसी बहाने आ मोनी हाँ आप, सर। मोनी मैम, जी सर। मेरी आवाज आ रही है? आपको कुछ पूछना था ना? हाँ सर, वही बस हम चाह रहे थे ना कि सर हम अपना